हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन बुक डैमिक। आज हम एक बहुत ही कमाल की बुक जिसका नाम है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, इसके बारे में बुक डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो लाइन है, बेसिकली बुक का जो नेम है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, उसका मतलब पहले क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर फ़क का मीन्स इससे रिलेटेड सेक्स से मत करना। फ़क का मीन्स यहाँ पर मीनिंग है किसी भी काम को करना। तो यही बुक बताती है कि सटल आर्ट एक आर्ट है, बहुत ही सटल, कि ज़्यादा हम सोचते हैं कि हम जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही हमको सक्सेस ज़्यादा जल्दी मिलेगी। लेकिन ये बुक हमको ये बताती है कि हमको ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है, हमको कम चीज़ें करनी है, और वही चीज़ें करनी है जो इम्पोर्टेंट हो और इमीडिएट हो, जिस पे कि हमारा कंट्रोल हो जल्दी से जल्दी। उन्हीं चीज़ों पर हमको फोकस करना है। तो पूरी बुक में से जो मेरे को डिस्कशन करने लायक पॉइंट्स मिले हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे। 6 पॉइंट्स मैंने फिगर आउट करे हैं इस बुक से, जिसको कि हम डिस्कस करने वाले हैं, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें, या की आइडिया बोल सकते हैं जिसको, हैप्पीनेस कम फ्रॉम सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। यानी कि हैप्पीनेस कब मिलती है? जब हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी जिस पर्सन के अंदर है, वो उसकी हैप्पीनेस ज़्यादा है उस पर्सन से जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय उसको अवॉइड करता है, या उसको छोड़ देता है, या उसको क्विट कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया यहाँ पर ऑथर ने, कि जो ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन हमको मिलता है वो मिलता है किसी भी ऑब्स्टिकल को ओवरकम करने से, किसी भी स्ट्रगल से। किसी स्ट्रगल को हमने ओवरकम किया, किसी ऑब्स्टिकल को हमने ओवरकम किया, तो सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन वहाँ से मिलता है। एक होता है ग्रेटिफिकेशन, एक होता है सेटिस्फैक्शन। ग्रेटिफिकेशन मीन्स कि हम इमीडिएट कोई भी काम करते हैं और उससे हमको प्लेजर मिलता है, या हमको अच्छा लगता है। जितनी जल्दी करते हैं उतना जल्दी हमको अच्छा फील होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, चॉकलेट खाने का मन करा और एकदम से दुकान से खरीदी वो चॉकलेट और खाई, तो एकदम से एक अच्छा फील हुआ। लेकिन ये क्या हुआ? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। जितनी जल्दी अर्ज उठी अंदर से चॉकलेट खाने की, और उतनी जल्दी हम जा कर के फ्रिज में से निकाला कुछ चॉकलेट्स या आइसक्रीम, जो भी मन किया, और एकदम से खा लिया। तो उसी टाइम बस वो कुछ टाइम के लिए ही अच्छा फील होगा, वो ग्रेटिफिकेशन कुछ टाइम के लिए रहेगा। लेकिन अगर हम, ऑथर क्या बोलते हैं, असली हैप्पीनेस आती है प्रॉब्लम सॉल्व करने से, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से। अब चॉकलेट खाने का मन हुआ तो ये कोई प्रॉब्लम तो है नहीं कि अब चॉकलेट खाने के लिए हमको मेहनत करनी होगी, चॉकलेट बहुत एक्सपेंसिव है, हमको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, हमको कोई ऑब्स्टिकल ओवरकम करना पड़ेगा। कोई ऑब्स्टिकल नहीं है उसमें। आराम से गए, फ्रिज से निकाली चॉकलेट या दुकान से ख़रीद के लाए और खाई। उससे हमको क्या मिलेगा? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। या चॉकलेट के एग्जांपल की जगह हम ले सकते हैं सोशल मीडिया को। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, फटाफट से व्हाट्सअप खोला, चैटिंग करने लग गए। इसमें कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, कोई स्ट्रगल नहीं है। तो यहाँ पर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलेगा, एकदम से अच्छा लगेगा थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद बैक टू नॉर्मल। क्योंकि कोई प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व करी नहीं, तो सेटिस्फैक्शन कहाँ से मिलेगा? तो ऑथर बोलते हैं जो एक्चुअल में हैप्पीनेस मिलती है, एक्चुअल में जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो मिलता है किसी भी ऑब्स्टिकल को ओवरकम करने से, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से, या स्ट्रगल को पार करके आप सक्सेस तक पहुंचते हो। उस वहाँ पर हैप्पीनेस होती है, एक लेवल तक होती है। क्योंकि जितनी बड़ी प्रॉब्लम को ओवरकम करोगे उतनी बड़ी खुशी होगी, उतना बड़ा सेटिस्फैक्शन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक प्रॉब्लम लेते हैं, जैसे कि एक प्रॉब्लम है कि कोई पर्सन है जिसकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स इतनी बेटर नहीं है। तो अब ये ऑब्स्टिकल है, क्योंकि अब उसको उसकी जॉब में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि उसके जो सारे को वर्कर्स हैं, वहाँ पर ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में माहौल है कि वहाँ पर इंग्लिश कंपलसरी है और उसको इंग्लिश आती नहीं है। तो ये इंग्लिश सीखने के चक्कर में ये जो ऑब्स्टिकल वो ओवरकम करेगा। इस ऑब्स्टिकल को ओवरकम करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एफर्ट करना पड़ेगा, दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये जब सब चीज़ करके कोई एक दिन में तो हो नहीं जाएगा, कोई इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन तो मिल नहीं सकता इसमें जल्दी से। तो उसमें एक प्रोसेस है। तो जब वो उस प्रोसेस को फॉलो करेगा, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करेगा, वोकैबुलरी को इम्प्रूव करेगा,
और प्रैक्टिस करता चला जाएगा, तो उसके बाद प्रोसेस को फॉलो करने के बाद जब ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो तब एक सेटिस्फैक्शन उस पर्सन को मिलेगा कि हाँ यार, मैंने एक प्रॉब्लम थी जो मेरे लिए ऑब्स्टिकल थी और मैंने उसको ओवरकम करा, तो ये सेटिस्फैक्शन उसको मिलेगा। और इसी तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करते चले जाएंगे तो उतना ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उतनी ही ज़्यादा हमको हैप्पीनेस मिलेगी। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और समझ लेना जैसा है कि ये जो बुक है वो वेस्टर्न फिलोसोफर्स के बेस्ड पर लिखी गई है, तो उनके अकॉर्डिंग हैप्पीनेस कुछ करने से मिलता है। लेकिन जो भारत के फ़िलोसोफ़र रहे हैं, जैसे कि भगवत गीता है या कोई भी स्क्रिप्चर्स हैं, वहाँ पर हैप्पीनेस किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से नहीं मिलती। वहाँ पर हैप्पीनेस किसी भी चीज़ से कनेक्टेड नहीं होती, फिर वो चाहे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्यों ना हो। वहाँ पर हैप्पीनेस आपके खुद से इंटरकनेक्टेड होती है, आपके खुद के अंदर हैप्पीनेस होती है। आप बोलोगे आप खुद के अंदर कैसे होती है? जब आप ग्रैटिट्यूड फील करते हो, आपके पास हाथ हैं, आपके पास आँख है, आपके पास 2 कान हैं जिससे कि आप मेरी बात को सुन पा रहे हो, मेरे पास वॉइस है जिससे कि मैं बोल पा रहा हूँ, तो ये अपने आप में हैप्पीनेस है। अगर ये जिनके पास नहीं है उनको देखो, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर अटक जाना है, मतलब कि उन चीज़ों को देखो जो आपके पास है, तो वहाँ पर हैप्पीनेस है। हैप्पीनेस को कुछ करके नहीं मिलेगा, वो ऑलरेडी है। लेकिन किसी भी काम को तब इसलिए मत करो कि वहाँ पर हमको हैप्पीनेस मिलेगी, वहाँ पर ग्रोथ मिलेगी और उस ग्रोथ से कुछ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। लेकिन कितने भी बड़ा सेटिस्फैक्शन हो वो कम ही पड़ जाएगा, क्योंकि आप कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे उसके बाद उससे भी बड़ी प्रॉब्लम चाहिए होगी हमको, ताकि हम उसको ओवरकम कर सकें और हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल और बढ़ सके। तो ये तो ग्रोथ का पार्ट है, ये भी कंपलसरी है कि हमको ग्रोथ चाहिए लाइफ में, क्योंकि अगर हम ग्रो नहीं करेंगे तो हम डेड ही होंगे एक तरह से। तो अपनी ग्रोथ को नहीं रोकना है और हैप्पीनेस को बाहर से कनेक्टेड नहीं करना है। चाहे कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते चले जाना है, अपनी ग्रोथ को बढ़ाते चले जाना है, और जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तब आराम से जो है उसको देखना है, उसमें खुश रहना है। तो बेसिकली ये पॉइंट है। एंड रेयरली फ्रॉम द एंड डेस्टिनेशन, यानी कि बहुत कम लोग ही हैं जो उनकी जो लास्ट डेस्टिनेशन है वहाँ पर पहुँचने के बाद भी वो सेटिस्फाइड होते हैं। लास्ट डेस्टिनेशन या लास्ट डेस्टिनी क्या होती है ह्यूमन बीइंग की? वो होती है डेथ। यानी कि डेथ तक पहुँचते, यानी कि डेथ में जब कोई पर्सन पहुँच जाता है वहाँ पर सेटिस्फैक्शन किसी का होना ये बहुत ही रेयरली चांस है, क्योंकि हमारा सेटिस्फैक्शन तो किसी काम को करने के बाद भी नहीं हो पाता है। हम सोचते हैं कि यार हम एक अच्छा मकान बना लेंगे उस दिन हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे, या जिस दिन हमको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, या जिस दिन हमारा करियर सेट हो जाएगा उस दिन हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही हमारा करियर सेटल होता है, हम अपने करियर वाइज सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो एक नई अर्ज स्टार्ट हो जाती है, और जो मिला है उसको हम नहीं देख पाते हैं, उसमें हम सेटिस्फाइड नहीं हो पाते, और फिर आगे की उसमें चले जाते हैं, अपनी हैप्पीनेस को पोस्टपोन कर देते हैं कि अब जब मैं कुछ अपना घर बना लूँगा तब मैं सेटिस्फाइड हो जाऊँगा, ये हो जाऊँगा, वो हो जाऊँगा। तो अपनी हैप्पीनेस को पोस्टपोन करते रहते हैं बेसिकली। तो यही बात है कि जो मिल रहा है उसमें हैप्पीनेस को देखो और प्रॉब्लम सॉल्व करते चले जाओ आगे, ताकि आपको उसमें ग्रोथ मिले और उससे जो सेटिस्फैक्शन मिले उसको भी यूज़ करके और ज़्यादा ग्रो होते चले जाओ। अगला जो की आइडिया है इस बुक का, देयर इज़ नो सच थिंग एज अ पर्सनल प्रॉब्लम। बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पर कि शायद ही ऐसा होता है कि कोई पर्सनल प्रॉब्लम होती हो किसी की। क्या बोलते हैं ऑथर? आवर प्रॉब्लम्स आर सेल्डम यूनिक, ऑन द कॉन्ट्ररी मिलियंस ऑफ पीपल आर लाइकली कन्फ्रंटिंग द सेम इश्यूज़। हमारी प्रॉब्लम शायद ही कभी यूनिक होती हो, यानी कि हर किसी की प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि मेरी तो ये पर्सनल प्रॉब्लम है, मेरे फाइनेंस इतना ख़राब है तो ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है। लेकिन ऑथर बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम यूनिक है, आपकी प्रॉब्लम पर्सनल है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बोलता है यार मुझे तो लोगों के सामने बोलने में डर लगता है, ये मेरी प्रॉब्लम है यार, मैं इसको फेस नहीं कर सकता।
तो ये मत सोचो कि आपकी ये यूनिक प्रॉब्लम है कि आप लोगों के सामने बोल नहीं पाते हो, पब्लिकली आप कुछ प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते हो। ये बहुत से लोगों की प्रॉब्लम है। एक डेथ का डर होता है और दूसरा जो डर पूरे वर्ल्ड ने फिगर आउट किया है वो यही है कि पब्लिकली कोई भी पर्सन बोलने से डरता है। तो यही चीज़ है और ये देखना है हमको कि जो प्रॉब्लम अभी हमारी पर्सनली है वो बहुत से लोग पहले ही फेस कर चुके हैं। तो अब जब वो लोग फेस कर चुके हैं उन प्रॉब्लम्स को, तो हमको थोड़ी सी अकल लगानी है और ये देखना है कि जब वो लोग फेस कर सकते हैं तो मैं किस तरह से फेस करूँगा। मैं उन लोगों से क्या सीख सकता हूँ जिन्होंने यही प्रॉब्लम को फेस किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी प्रॉब्लम ले लो जो आप लगता है कि यार ये मेरी पर्सनली प्रॉब्लम है, मेरा फाइनेंस बहुत ही ख़राब है, मैं फाइनेंशियली बहुत ही वीक हूँ। तो देख लो कि बहुत से लोग वीक रहे हैं और बाद में उनके फाइनेंशियली वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन गए। तो कैसे बन गए? क्योंकि आपकी प्रॉब्लम तो है नहीं स्पेशल कि सिर्फ आप ही फाइनेंशियली वीक हो, या आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा वीक है, आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स बहुत ही ज़्यादा वीक है। पास्ट में भी ऐसे रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा वीक थे जिनकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, लेकिन बाद में उनकी जो स्पीकिंग स्किल्स है वो बहुत ही ज़्यादा बेटर हो गई और वो टॉप के स्पीकर्स बने बाद में। तो वो प्रॉब्लम उनके पास भी थी लेकिन वो उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर गए। लेकिन आप बोल रहे जी ये तो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, मैं इसको सॉल्व कैसे करूं? तो यही देखना है कि कोई भी प्रॉब्लम पर्सनल नहीं होती, वो प्रॉब्लम यूनिक नहीं होती, वो पहले ही किसी पर्सन ने फेस करी होती है। तो आपको देखना है कि आपकी प्रॉब्लम को किस पर्सन ने फेस किया है पास्ट में। उस पर्सन से आप सीख सकते हो कि उसने उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया और आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। आगे ऑथर बोलते हैं द सेल्फ अवेयरनेस ऑनियन एंड फॉल्टी वैल्यूज़। टू डेवलप इफेक्टिव वैल्यूज़ वी मस्ट डेवलप लेयर्स ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। बात करते हैं ऑथर सेल्फ अवेयरनेस ऑनियन की, यानी कि अवेयरनेस एक प्याज की तरह होता है। यहाँ पर सेल्फ अवेयरनेस की बात करी है, तो चाहे अवेयरनेस हो चाहे सेल्फ अवेयरनेस हो, बात एक ही है। लेकिन सेल्फ अवेयरनेस से ऑथर जोड़ते हैं एक ऑनियन को, एक प्याज को, यानी कि जिस तरह से प्याज में छिलके होते हैं, एक लेयर हटाओ प्याज की, उसके बाद दूसरी लेयर हटाओ, तो उसके बाद एक के बाद एक लेयर खुलती चली जाती है। तो वही ऑथर बोल रहे हैं। पहली बात, अवेयरनेस में कोई लेयर नहीं होती, लेकिन अवेयरनेस बहुत सारी लेयरों से घिरा होता है। यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि एक सेल्फ अवेयरनेस का ऑनियन है, लेकिन एक्चुअल में अवेयरनेस उस ऑनियन के अंदर होती है, उस प्याज के अंदर होती है, छुपी होती है। तो जैसे ही हम प्याज के एक छिलके को हटाएंगे, फिर दूसरे को हटाएंगे, तीसरे को हटाएंगे, तो लास्ट में जब एंड में जो लेयर बचेगी, उस लेयर के हटने के बाद भी जो बचा रहेगा, जो बचेगा, उसको अवेयरनेस बोलते हैं। लेकिन सेल्फ अवेयरनेस मीन्स क्या कि ये जो बाहर की लेयर्स हैं वो भी जुड़ी हुई हैं और उसके अंदर अवेयरनेस है। तो ये बाहर की लेयर को हमको समझना बहुत ही ज़रूरी है। फर्स्टली अपने इमोशंस को समझना, अपनी फीलिंग्स को समझना, ये लेयर्स हैं। अपने थॉट्स को समझना, अपने बिहेवियर को समझना, तो ये सारे किसके लेयर्स हैं? माइंड की लेयर्स हैं बेसिकली। और इस माइंड के अंदर अवेयरनेस है। जैसे कि एक बल्ब के अंदर इलेक्ट्रिसिटी है, तो हमको इलेक्ट्रिसिटी की लेयर नहीं समझनी, हमको बल्ब की लेयर समझनी है। टू डेवलप इफेक्टिव वैल्यूज़, यानी कि हमको अपने अंदर इफेक्टिव वैल्यूज़ को डेवलप करना होगा। अब वैल्यूज़ दो तरह की होती है। एक है कि हम बाहर से कोई वैल्यू को खुद के लिए डिफ़ाइन करें, एक है कि हम अपने अंदर से, अपने खुद के अंदर, मतलब कि अंदर का मतलब ये नहीं कि बॉडी के अंदर, अंदर का मतलब ये है कि आपके जो कंट्रोल में हो। क्योंकि हम अपनी वैल्यूज़ डिफ़ाइन कर रहे हैं अगर बाहर से प्रभावित होके, तो हो सकता है कभी वो चीज़ बाहर ना हो, तो हमारी जो वैल्यू है हम उसको उस तरह से नहीं ले पाएंगे जिस तरह से हम अंदर की वैल्यूज़ को ले सकते थे अगर हम बाहर की वैल्यूज़ पर फोकस करने लग गए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ऑथर बोलते हैं इंट्रिंसिक रेदर देन एक्सट्रिंसिक वैल्यूज़, यानी कि फ़ोकस करो अंदर की वैल्यूज़ पे बजाय कि आप बाहर के वैल्यू पे फोकस करो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मेरी वैल्यू पूरी तरह से क्लियर है, मेरी वैल्यूज़
कि अगर मैं अप्लॉस के लिए ये वीडियो शूट कर रहा हूँ कि यार इसमें कितने कमेंट्स आएंगे, कितने लाइक्स आएंगे, कितने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, या पता नहीं कितनों को ये पसंद आएगी, कितनों को नहीं आएगी, तो ये वैल्यू मैं बाहर से डिफ़ाइन कर रहा हूँ अपने लिए। तो मैं जो ये वीडियो शूट करूँगा, मैं जो अपनी रिसर्च करूँगा, मैं अपनी जो स्पीकिंग स्किल्स को इस तरह से दे रहा हूँ, या अपने जो भी ओपिनियन है इस बुक के बारे में वो शेयर कर रहा हूँ, तो वो इसी बेस पे करूँगा कि आप मेरे को अच्छे से अच्छा कमेंट दें, अच्छे से अच्छा लाइक दें, या सब्सक्राइब मेरे चैनल को करें। लेकिन अगर मेरी वैल्यू मेरे खुद के अंदर से डिफ़ाइन होती है, यानी कि मैं अपलॉज के लिए वर्क ना करूं, मैं कॉज के लिए वर्क करूं, ये जो मैं काम कर रहा हूं उसका कॉज क्या है, मेरी वैल्यूज़ क्या है, वो डिफ़ाइन है कि मेरे को अपने माइंड को एक्सप्लोर करना है, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है। तो अब आप लाइक करो, डिसलाइक करो, कमेंट करो या ना करो, या सब्सक्राइब करो या ना करो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मेरी जो वैल्यूज़ हैं वो डिफ़ाइन है कि मैं अपने माइंड को एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हो रही है, तो मेरी वैल्यूज़ मेरे अंदर से डिफ़ाइन है, ना कि बाहर से। तो यही यहाँ पर ऑथर बोल रहे हैं कि गलत वैल्यू को अपने अंदर से हटा दो और सही वैल्यूज़ को प्लांट करो। और उस सही वैल्यूज़ का मतलब क्या है कि जो भी वैल्यू आप डिफ़ाइन करो वो रियलिटी पे बेस्ड होनी चाहिए, कुछ कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, कुछ सोशली पॉजिटिव होना चाहिए। ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये कंस्ट्रक्टिव है, रियलिटी पे बेस्ड है, एंड मैं सोशली कुछ कंस्ट्रक्टिव करने की कोशिश कर रहा हूँ बेसिकली। तो आगे ऑथर बोलते हैं द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फॉल्ट फैलेसी, यानी कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। योर सर्कमस्टेंसेस मे नॉट बी योर फॉल्ट बट योर रिएक्शन टू दैम इज़ ऑलवेज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि आपके जो सर्कमस्टेंसेस हैं, आपकी जो सिचुएशन है, हो सकता है वो आपकी गलती की वजह से नहीं है, लेकिन आप उस सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करते हो, किस तरह से उस सिचुएशन को हैंडल करते हो, ये पूरा का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है। उस सर्कमस्टेंसेस को किस तरह से अपने बेनिफिट के लिए बदलोगे, कुछ डिस्ट्रक्टिव सर्कमस्टेंसेस से कुछ कंस्ट्रक्टिवली कैसे कुछ निकाल सकते हो, तो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आपके हाथ में है। और ये फॉल्ट फैलेसी अपने माइंड से निकाल दो कि आपके कंट्रोल में तो कुछ है नहीं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कुछ है ही नहीं, आपके सर्कमस्टेंसेस ही ऐसे हैं जी, क्या करें। तो एक बार जब आप ये समझ लेते हो कि सर्कमस्टेंसेस चाहे भले ही कैसे हों, लेकिन आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें रिएक्ट करने की, वो पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है। अगला पॉइंट है अनसर्टेनिटी इज़ अनअवॉइडेबल, यानी कि कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक्यूरेट होगी, बिल्कुल सही होगी। कुछ भी सही नहीं है, क्योंकि कोई भी बात अलग अलग स्टैंड पॉइंट से बोली जाती है, क्योंकि थॉट हमारा एक स्टैंड पॉइंट से देख सकता है एक ही बारी में, लेकिन दूसरे स्टैंड पॉइंट से अगर उसी बात को देखें तो वो उस स्टैंड पॉइंट से गलत हो जाएगी। जैसे कि एक कॉइन में इधर से लाइट पड़े तो इधर से तो लाइट दिखेगी उस कॉइन में, लेकिन जो दूसरी साइड है उस साइड से वो ब्लैक नज़र आएगा। तो ये स्टैंड पॉइंट का फ़र्क है सारा का सारा। इधर से देखोगे तो लाइट है और उधर से देखोगे तो डार्कनेस है। तो वही ऑथर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बीइंग रॉन्ग इज़ पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, यानी कि गलत होना ह्यूमन नेचर का एक पार्ट है। हम हमेशा सही नहीं हो सकते, क्योंकि ह्यूमन मीन्स मनुष्य, हिंदी में मनुष्य बोलते हैं, जिसको मनुष्य शब्द बना है मन से। मन का मतलब होता है माइंड, माइंड मतलब थॉट, और थॉट का नेचर है कि वो गलत होगा। अब आप बोलोगे जी क्यों गलत होगा? क्योंकि हो सकता है कि वो चीज़ आपके लिए सही हो, उस मोमेंट में सही हो, उस सिचुएशन में वो आपके लिए सही हो, लेकिन जो सामने वाला पर्सन है उसके लिए गलत हो। क्योंकि आप एक स्टैंड पॉइंट से देख रहे हो, आप एक नज़रिए से देख रहे हो, और सामने वाला पर्सन दूसरे नज़रिए से देख रहा है, क्योंकि दोनों का नज़रिया एक तो नहीं हो सकता ना। तो ये चीज़ हमको समझनी होगी कि जो चीज़ हमारे लिए सही है वो सामने वाले पर्सन के लिए भी सही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हम वहाँ पर गलत हो जाएंगे, क्योंकि थॉट लिमिटेड है। थॉट एक स्टैंड पॉइंट से देखता है हमेशा, और थॉट की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज यही होती है कि वो चीज़ों को वैसे नहीं देखता जैसे कि चीज़ें हैं। यानी कि कोई भी चीज़ ऑब्जेक्टिवली जैसी है, थॉट वैसा नहीं देखता। थॉट उस चीज़ को उस तरह से देखता है जिस तरह से वो खुद देखना चाहता है।
यानी कि कोई भी, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक लड़की है, तो एक लड़के को वो लड़की बहुत ही सुंदर लग रही है, हो सकता है दूसरे लड़के को वो लड़की उतनी सुंदर ना लगे, उतनी ब्यूटीफुल ना लगे। तो कारण क्या है, एक लड़के को ब्यूटीफुल लग रही है, एक लड़के को नहीं लग रही है। तो जिस लड़के को लग रही है वो इसलिए लग रही है क्योंकि वो देखना चाहता है उस लड़के को ब्यूटीफुल। तो उसका जो प्रोजेक्टर है वो उस लड़की पर प्रोजेक्ट हो रहा है, और दूसरा जो लड़का है उसका जो प्रोजेक्टर है वो ये इस तरह से प्रोजेक्ट हो रहा है कि ये ब्यूटीफुल कहाँ है। तो ये पूरा का पूरा फ़र्क, अब वो ब्यूटीफुल है लड़की या नहीं है, वो तो रियलिटी अलग है, लेकिन ये जो दोनों पर्सन है वो रियलिटी को कम और अपने थॉट से ज़्यादा देख रहे हैं। तो अनसर्टेनिटी बनी ही रहेगी अगर हम थॉट से देखेंगे, रियलिटी को एज इट इज़ नहीं देखेंगे। और ऑथर बोलते हैं, द परस्यूट ऑफ एब्सोल्यूट सर्टेनिटी एंड द अवॉइडेंस ऑफ द कॉन्ट्ररी हार्म्स आवर वैल्यूज़। यानी कि एब्सोल्यूट सर्टेनिटी को ढूंढना और अनसर्टेनिटी को अवॉइड करना हमारी वैल्यूज़ को हार्म पहुंचाता है। क्योंकि यहाँ पर ऑथर बोल रहे हैं कि एब्सोल्यूट सर्टेनिटी नहीं होती, क्योंकि हम जब ढूंढेंगे बिल्कुल सही चीज़ तो वो हम अपने थॉट से ही ढूंढेंगे। लेकिन अगर हम एज इट इज़ देखना स्टार्ट कर दें, एज इट इज़ देखने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें, तो हम रियलिटी को एज इट इज़ देख सकते हैं। और रियलिटी सर्टेनिटी होती है रियलिटी में, वहाँ पर अनसर्टेनिटी की कोई गुंजाइश नहीं होती। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर हूँ तो ये सर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी है। लेकिन अगर थॉट के लेवल पे देखा जाए तो थॉट उस चीज़ को उस तरह से प्रोजेक्ट करता है जिस तरह से वो प्रोजेक्ट करना चाहता है। तो वहाँ पर अनसर्टेनिटी है, लेकिन रियलिटी में अनसर्टेनिटी नहीं होती। अब लाइट में कोई कलर नहीं होता, ये अनसर्टेनिटी है, सर्टेनिटी है, सर्टेनिटी है। लेकिन जब वो लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकरा कर निकलेगी तो वो कलर्स में टूट जाएगी। तो ये जो कलर्स में टूट रही है, तो ये अनसर्टेनिटी है, सर्टेनिटी है, ये भी सर्टेनिटी है। तो रियलिटी में कोई अनसर्टेनिटी नहीं होती है। अनसर्टेनिटी सिर्फ हमारे माइंड में होती है, क्योंकि हमारा थॉट ही एज इट इज़ देखने में अभी कैपेबल नहीं है। तो जितना ज़्यादा हम अपनी अवेयरनेस को बढ़ाते चले जाएंगे और थॉट को एज इट इज़ देखने के लिए ट्रेन करेंगे, तो उतना ही ज़्यादा हम सर्टेनिटी को देख पाएंगे रियलिटी में। अगला पॉइंट है ऑथर का, द इम्पोर्टेंस ऑफ फेलियर, रिजेक्शन एंड डेथ। 3 चीज़ की इम्पोर्टेंस बता रहे हैं ऑथर मार्क मैनसन। एम्बैरेसिंग फेलियर, यानी कि फेलियर की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। हम सभी सक्सेसफुल होना चाहते हैं, फेल कोई नहीं होना चाहता। लेकिन रियलिटी क्या है, सच क्या है, इस दुनिया में बिना फेल हुए कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ये ट्रूथ है। जब हम छोटे थे, हमने जब चलना स्टार्ट किया था, शुरू में एकदम से चलना स्टार्ट नहीं किया। पहले हम लेटे हुए रहते थे, तो फिर हमने बैठना सीखा, बैठ के फिर हम थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल करने लगे, अपने घुटनों के बल चलने लगे। इस तरह से हमारी बॉडी और ज़्यादा मैच्योर होती चली गई, हार्ड होती चली गई। उसके बाद जब हमने चलना स्टार्ट किया तो उसके ऐसे नहीं कि हम खड़े होकर चलने लग गए कि जी आज हम चलने लग गए। हम गिरे, हमारे पैरों पर, हमारे घुटनों पर कई बार चोट लगी। जब हम बचपन में साइकिल चलाना हमने सीखा था तो कितनी बार गिरे। कोई ऐसा एक भी पर्सन है जो साइकिल चलाया हो जिसने, और वो एक ही बारी में उसने चलाना स्टार्ट करी और जी वो तो बिल्कुल एकदम चलाता है चला गया, कभी साइकिल से गिरा ही नहीं सीखते टाइम। कोई भी बच्चा नहीं है ऐसा साइकिल चलाते टाइम, सीखते टाइम कभी गिरा ना हो साइकिल से। तो इस चलाने की प्रोसेस में, इस सीखने की प्रोसेस में वो फेल हुआ है, वो गिरा है, उसको चोट लगी है। लेकिन बचपन में क्या होता था कि हम जब भी गिरते थे तो एक्साइटेड हो जाते थे कि गिरने के बाद भी हम उठ जाते थे, और इतना क्रेज़ होता था हमारे अंदर साइकिल को सीखने का कि हम फिर से अपने पैर तुड़वा के, उसके बाद भी घर से में डांट डूट खा के, और जैसे ही ठीक होता था उसके बाद फिर से चलाना स्टार्ट कर देते थे, क्योंकि मज़ा आता था, सीखने में मज़ा आता था। लेकिन जैसे ही हम बड़े होते चले जाते हैं तो हम फेल नहीं होना चाहते, हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं। और सक्सेसफुल का मतलब क्या है कि हम सिर्फ जो हमको चाहिए हम उसको पाना चाहते हैं सिर्फ।
लेकिन बचपन में हमको सीखने में भी मज़ा आता था। हम ऐसा नहीं बोलते थे कि बस हमको साइकिल चलानी आ जानी चाहिए, गिरने का सवाल नहीं होना चाहिए, हमको भी गिरना नहीं चाहिए, हमको बस साइकिल चलानी आ जाए एक बार। ऐसा नहीं होता था। बजाय इसके कि हम गिर जाते थे तो और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते थे। उस टाइम रोते भी थे जब चोट लगती थी, लेकिन फिर भूल जाते थे और फिर अपने काम पे लग जाते थे। लेकिन आज के टाइम पे अगर हम फेल हो जाएं तो एक तो खुद के माइंड से नहीं निकलता कि हम फेल हो गए, ऊपर से घर वाले सुनाते हैं कि देखा और करो अपने मन की, लोग सुनाते हैं, तो हम उस फेलियर से बाहर ही नहीं निकल पाते। और जब तक हम उस फेलियर से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम दोबारा से ट्राई कैसे करेंगे, उस फेलियर से सीखेंगे कैसे। वो फेलियर क्या है, हमारे लिए एक सीखने की अपॉर्चुनिटी है। उस फेलियर से अगर हम कुछ सीख सकें और एक नई गलती करने के लिए रेडी हो जाएंगे, और इन छोटी छोटी गलतियों को कर करके हम बेटर होते चले जाएंगे। तो यही इम्पोर्टेंस है फेलियर का। फेलियर को गले लगाओ और उसको बोलो कि थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए। अब मैं और आगे बढ़ूँगा और बड़े फेलियर को फेस करूँगा, और जितने बड़े फेलियर को फेस करता चला जाऊँगा, उनसे सीखता चला जाऊँगा, उतना ही ज़्यादा मैं मैच्योर होता चला जाऊँगा, क्योंकि फेलियर से मैच्योर होते हैं। अगली बात वो करते हैं ऑथर रिजेक्शन की, कि बीइंग विलिंग टू रिजेक्ट अल्टरनेटिव्स, यानी कि रिजेक्ट करने की एबिलिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। अल्टरनेटिव्स को ऑथर बात कर रहे हैं, अल्टरनेटिव्स को रिजेक्ट कर दो। ऑप्शंस है बहुत सारे, तो उनको रिजेक्ट करना सीखो। अल्टरनेटिव्स यहाँ पर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिजेक्ट किसको करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बनना चाहते हो एक डॉक्टर। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप लॉयर भी बन सकते हो, आपके पास ऑप्शन है कि आप इंजीनियर भी बन सकते हो, आपके पास ऑप्शन है कि आप गिटारिस्ट भी बन सकते हो। तो ये 3-4 ऑप्शंस हैं, क्योंकि आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी रही है जिस वजह से कि आप एक अच्छी गिटारिस्ट भी हो या अच्छे डांसर भी हो और आप डॉक्टर भी बनना चाहते हो। तो ये 3 अलग अलग अल्टरनेटिव्स हैं, 3 अलग अलग फील्ड हैं। तो यहाँ पर आपको एक को चूज़ करना है, क्योंकि अगर आपने 3 को ही चूज़ कर लिया तो आप किसके लिए जाने जाओगे, क्योंकि एक ना एक चीज़ में किसी न किसी पर्सन को मास्टर तो होना ही चाहिए कि उस चीज़ में, उस फील्ड में उस चीज़ का मास्टर हो। तो अल्टरनेटिव्स को रिजेक्ट करना सीखो। अब ऐसा नहीं है कि अब डॉक्टर की आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें सब्जेक्ट हैं जी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, उसमें से आप बोलो कि मैं तो बायोलॉजी ही पढ़ूँगा, फिजिक्स केमिस्ट्री ये 3 ऑप्शन है, मैं तो उसको रिजेक्ट करता हूँ, 2 को मैं बायोलॉजी पे फोकस करूँगा। तो ये नहीं, ये अल्टरनेटिव्स नहीं है, ये तीनों कनेक्टेड हैं। फिजिक्स कनेक्टेड है, केमिस्ट्री कनेक्टेड है, बायोलॉजी कनेक्टेड है। केमिस्ट्री पार्ट है बायोलॉजी का, बहुत बड़ा रोल है मेडिसिन्स में केमिस्ट्री का। तो इसी तरह से, और फिजिक्स बाद में हटती चली जाएगी क्योंकि उसका इतना रोल नहीं है, वो भी रिजेक्ट होती चली जाएगी, देख रहे हो। उसके बाद अगर जितने ज़्यादा आप स्पेसिफिक होते चले जाओगे उतने ज़्यादा आप मास्टरी को उसमें अचीव कर पाओगे। तो बी स्पेसिफिक, हर चीज़ में स्पेसिफिक रहो और अल्टरनेटिव्स को रिजेक्ट करना सीखो। यही इम्पोर्टेंस है रिजेक्शन की। डेथ की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में? यूजिंग डेथ एज अवर अल्टीमेट कंपास आर इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ अ हैप्पियर लाइफ। हम सब की लास्ट डेस्टिनी क्या है? वो है डेथ। और अगर हम अपनी पूरी लाइफ में खुश नहीं रह पाए तो डेथ तो आ ही रही है, एक ना एक दिन हमको जाना ही है। तो ये हमको फिगर आउट करना है कि हम खुश कैसे रहें। तो ये डेथ अल्टीमेटली कंपास का काम करेगी, एक तरह से रास्ता है, एक तरह से आपको डायरेक्शन देगी कि आपकी लाइफ लिमिटेड है, कोई अनलिमिटेड आप ज़िंदगी भर फॉरएवर नहीं रहने वाले हो, कुछ टाइम के लिए ही हो, 50 60 70 साल, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। इस तरह से खुद को डेवलप करो, इस तरह से अपनी ग्रोथ पे फोकस करो कि कुछ आप कमाल का क्रिएट कर पाओ, ताकि मरते टाइम आप सेटिस्फाइड फील कर सको कि यार मैंने कुछ कमाल का क्रिएट किया है, मैंने अपनी लाइफ वेस्ट नहीं करी, मैंने कुछ इस तरह से अपनी लाइफ को जिया है कि मैं उससे पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ। तो ये इम्पोर्टेंस है डेथ की, क्योंकि यही हमको ये सोचने मजबूर करता है कि हम अपनी लाइफ को कैसे जी रहे हैं। तो
आप हमेशा मोटिवेट रहोगे कि मेरे पास बहुत कम टाइम है और इस टाइम में मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोर करना है, बहुत ही ज़्यादा सीखना है। कभी भी डल नहीं होना है, कभी भी अपने अंदर लेज़ीनेस हावी नहीं होने देनी है, क्योंकि एक ना एक दिन तो मैं लेज़ीनेस मेरे अंदर इतनी भर जाएगी कि मैं हिल भी नहीं पाऊँगा। तो अभी जो टाइम है, अभी जो एनर्जी उसको यूज़ कर लूँगा अच्छी तरह से, ताकि डेथ के टाइम पे भी मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो सकूँ। अब हम बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स की जो मैंने लिखे हुए हैं, बहुत ही कमाल के पॉइंट्स हैं इसमें, इस बुक से। तो पहला जो पॉइंट है वो है, when we seek positive experience it can become a negative experience, but when we accept a negative experience it can become a positive experience। यानी कि जितना ज़्यादा हम पॉजिटिव एक्सपीरियंस चाहते हैं उतना ही उस पॉजिटिव एक्सपीरियंस की चाह को हम नेगेटिव एक्सपीरियंस बना लेते हैं अपने लिए, और जितना ज़्यादा हम नेगेटिव एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करेंगे, वो नेगेटिव एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करते ही हमको पॉजिटिव एक्सपीरियंस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसको मैनसन बोलते हैं बैकवर्ड लॉ, यानी कि मैनसन इस बुक के ऑथर का नाम है मार्क मैनसन। तो वो इस लॉ को बताते हैं कि ये लॉ है बैकवर्ड लॉ। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, बहुत ही कमाल का, कि हम जितना ज़्यादा पॉजिटिव एक्सपीरियंस चाहते हैं, ये पॉजिटिव एक्सपीरियंस की चाह ही नेगेटिव एक्सपीरियंस बन सकती है। अब कैसे बन सकती है जी? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सुबह उठने में सबको प्रॉब्लम होती है, नींद में मज़ा आता है, और आप सोए हुए हो, सुबह 5 बजे अलार्म बजा जिम जाने के लिए, और आपने अलार्म काटा, फ़ोन रखा, दोबारा सो गए। तो अब सोने में मज़ा आ रहा है ना, पॉजिटिव एक्सपीरियंस मिल रहा है ना। लेकिन जब आप 8 बजे उठोगे या 7 बजे उठोगे, तो जैसे ही आप उठोगे तो यार आपको बुरा फील होगा कि यार मैंने जिम मिस कर दिया अपना, मुझे जिम जाना था लेकिन मैं सोता ही रह गया। तो उस सोते हुए टाइम में तो बड़ा मज़ा आ रहा था, पॉजिटिव एक्सपीरियंस मिल रहा था कि हाँ चलो, फ़ोन को कट करा, पता ही नहीं चला, दोबारा से चादर ओढ़ी, आराम से सो गए। लेकिन जैसे ही आप 8 बजे उठोगे या 7 बजे जब भी उठोगे, तो आपको एक बुरा फील होगा। तो वही पॉजिटिव एक्सपीरियंस जो आपको फ़ोन कट करके सोने में मिल रहा था, वही नेगेटिव एक्सपीरियंस बन गया आपके लिए। लेकिन उसी के अपोजिट, अगर आप सुबह 5 बजे उठते हो, क्योंकि अपनी नींद को ख़राब करना एक नेगेटिव एक्सपीरियंस है, और क्या है, किसी का उठने का मन थोड़ी ना करता है। इतनी अच्छी नींद अगर आ रही हो और आपका 5 बजे अलार्म बजे, तो उठने का मन थोड़ी ना करता है। लेकिन जैसे आप इस नेगेटिव एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करते हो और जिम जाते हो, और जिम में एक्सरसाइज करने के बाद जब बाहर निकलते हो, तो एक पॉजिटिव एनर्जी फील होती है ना। आपने कभी भी जब एक्सरसाइज करी होगी तो आपने ये फील करा होगा कि जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो उसके बाद एक पॉजिटिव एनर्जी अंदर बह रही होती है, फ्लो करती होती है। तो ये तभी है जब आपने अपने नेगेटिव एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट किया। आपने सुबह उठने का जो नेगेटिव एक्सपीरियंस था उसको एक्सेप्ट किया कि आने दो नेगेटिव एक्सपीरियंस, लेकिन मैं जिम जाऊंगा। और जब आपने जिम किया, उसके बाद वही नेगेटिव एक्सपीरियंस जो सुबह उठने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, वही पॉजिटिव एक्सपीरियंस में कन्वर्ट हो गया। तो ये ही चीज़ है जिसको हमको समझना बहुत ही ज़रूरी है। पॉजिटिव एक्सपीरियंस नेगेटिव एक्सपीरियंस किस तरह से बनता है, और नेगेटिव एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करके हम किस तरह से पॉजिटिव एक्सपीरियंस जनरेट कर सकते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अगला जो पॉइंट ऑथर बताते हैं वो है, सफरिंग एंड डिससेटिस्फैक्शन आर इवन बायोलॉजिकल यूजफुल फॉर स्टिमुलेटिंग चेंज एंड इनोवेशन। यानी कि सफरिंग और डिससेटिस्फैक्शन बायोलॉजिकली हमारी बॉडी के लिए और माइंड के लिए अच्छा है, क्योंकि इसी वजह से हम खुद को चेंज करने के लिए प्रेरित होते हैं। कुछ हमको बदलना होगा, इसके लिए हमको सिग्नल मिलता है जब हम डिससेटिस्फाइड होते हैं। यानी कि जब हम डिससेटिस्फाइड कब होते हैं, जब हमको लगता है कि यार हम कुछ काम गलत कर रहे हैं। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा सो रहे हो, तो आपको रियलाइज़ होता है, आप डिससेटिस्फाइड हो जाते हो, आप सफरिंग आपकी ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी कि कोई भी काम जब आप कुछ भी करते हो और जिसमें आप डिससेटिस्फाइड फील करते हो, तो वो अच्छा है आपके लिए। वो आपको बताता है कि कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, कुछ बदलने की ज़रूरत है।
कुछ इनोवेट करने की ज़रूरत है। और जितना ज़्यादा हम क्या करते चले जाएंगे, डिससेटिस्फैक्शन के ऊपर काम करते चले जाएंगे, और उस काम को जब हम पूरा कंप्लीट करेंगे उसके बाद एक सेटिस्फैक्शन क्रिएट होता है। क्योंकि बिना कुछ करे ही सेटिस्फाइड हो जाओगे तो इससे गंदा सेटिस्फैक्शन तो कुछ हो नहीं सकता। तो सेटिस्फाइड हो तब जब आप कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सको, कुछ इनोवेशन क्रिएट कर सको या कुछ चेंज कर सको, तब आप सेटिस्फाइड होंगे। तो वो ज़्यादा बेटर है इन कंपैरिजन टू कि आप पहले सेटिस्फाइड हो जाओ बिना कुछ करे और सफरिंग करते रहो बिना कुछ करे। तो वो तो सफरिंग ख़तरनाक है ही, वो तो एंजाइटी है ही। लेकिन अगर आप सफरिंग कर रहे हो तो उस सफरिंग को यूज़ करो कुछ चेंज करने के लिए। कि आप सफ़र कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल बुरा फील कर रहे हो, तो देख लो कि आपके थॉट उस तरह से काम कर रहे हैं कि आप बुरा फील कर रहे हो, आप सफ़र कर रहे हो। लेकिन जैसे ही आप अपने थॉट्स को चेंज करते हो, कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन जैसे ही अपने माइंड में डालना स्टार्ट करते हो, तो आपकी सफरिंग, आपका डिससेटिस्फैक्शन बदलना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि आपने कुछ चेंज करना स्टार्ट कर दिया, कुछ बदलना शुरू कर दिया। तो डिससेटिस्फैक्शन और सफरिंग अच्छी है हमारी बायोलॉजिकली। अगला पॉइंट है, फाइंड समथिंग मीनिंगफुल टू गिव अ फक अबाउट, अदरवाइज यू विल वेस्ट एनर्जी ऑन मीनिंगलेस वरीज। लेकिन ऑथर बोलते हैं कि आपको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, किसी ना किसी चीज़ को फ़क तो देना ही होगा। तो वही बात है कि फाइंड समथिंग मीनिंगफुल, कुछ ऐसा मीनिंगफुल अपने लिए ढूंढो जिसके बारे में आप कुछ कर सकते हो, जिसके बारे में आप फ़क दे सकते हो। नहीं तो आप अपने टाइम को सिर्फ वेस्ट करोगे, अपनी एनर्जी को वेस्ट करोगे फालतू की वरीज़ में। क्योंकि हम 24 घंटे फालतू फंड के काम करते रहते हैं। अगर आपने खुद को ऑब्ज़र्व करा हो, अपने थॉट्स को ऑब्ज़र्व करा हो, वो थॉट्स कंटिन्यूसली चलते रहते हैं जिनका ना सर है ना पैर है, एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हैं और वो चलते चले जा रहे हैं। हमारी हैबिट्स भी ऐसी हैं कि वो एनर्जी को वेस्ट कर रही हैं, क्योंकि हमारे लाइफ में कुछ मीनिंगफुल है ही नहीं। तो अपनी लाइफ में कुछ मीनिंगफुल ढूंढो, उस मीनिंगफुल को ढूंढने के बाद अपनी एनर्जी को वहाँ पर लगा दो और उसको प्रैक्टिस में कन्वर्ट कर दो। और जैसे ही हम किसी चीज़ को प्रैक्टिस में कन्वर्ट कर देंगे तो वहाँ से ग्रोथ मिलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि हमारा माइंड भटकता रहता है 24 घंटे, इधर उधर इधर उधर इधर उधर। तो प्रैक्टिस का तो सवाल ही नहीं उठता। तो प्रैक्टिस तभी आएगी जब हमारे लाइफ में कुछ मीनिंगफुल होगा। और मीनिंगफुल क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है, ऑथर ये बोलते हैं। अगला पॉइंट है, यू ऑलवेज हैव अ चॉइस ओवर व्हाट टू गिव अ फक अबाउट। एज वी गेट ओल्डर वी रियलाइज व्हाट मैटर्स आर दी सिंपल थिंग्स। यानी कि ये हमेशा हमारे चॉइस में होता है। ये हम हमेशा चूज़ करते हैं कि हमको क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना। लेकिन फिर भी हम उन काम को करते हैं जो हमको पता है कि करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम उन काम को करते हैं। तो ये भी हमारी चॉइस है। और कुछ ना करना भी हमारी चॉइस है कि हम कुछ भी ना करें। तो ऐसा नहीं कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप कुछ ना करने का काम कर रहे हो। तो जैसे जैसे हम मैच्योर होते चले जाते हैं, हमको रियलाइज़ होता है कि क्या हमारे लिए मैटर करता है। और मैटर कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हमारी लाइफ में मैटर नहीं करती। बहुत ही सिंपल चीज़ हमारी लाइफ में मैटर करती है हमारे लिए। पर इजी चीज़ मैटर नहीं करती। सुबह उठना ये बहुत ही इजी चीज़ है, सो जाना बहुत ही इजी है। लेकिन सिंपल थिंग क्या है? एक्सरसाइज करना बहुत ही सिंपल थिंग है, बुक्स रीड करना बहुत ही सिंपल थिंग है, कुछ नया सीखना बहुत ही सिंपल थिंग है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। ये फ़र्क आप हमको डिसाइड करने में हेल्प होती है कि जितने ज़्यादा मैच्योर होते चले जाते हैं, जितने ज़्यादा हम ये रियलाइज़ करते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में और क्या नहीं है, उतने ही हम ये भी देख पाते हैं कि पूरा का पूरा कंट्रोल चॉइस का हमारे हाथ में है। और यही पावर ऑफ चॉइस है। अगला पॉइंट है, द रेयर फ्यू हु बिकम एक्सेप्शनल do not so because they believe they are exceptional but because they are obsessed with improvement। यानी कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, रेयर ऑफ रेयर जो बोल सकते हैं, रेयर ऑफ रेयर पीपल होते हैं जो एक्सेप्शनल बन जाते हैं। यानी कि कुछ कमाल का कर जाते हैं अपनी लाइफ में जो 90% लोग नहीं कर पाते। तो वो क्यों कर पाते हैं, ऑथर ये बता रहे हैं। वो इसलिए नहीं कर पाते कि वो ये मानते हैं, ये बिलीव करते हैं कि वो एक्सेप्शनल हैं, बल्कि वो एक्सेप्शनल इसलिए बन जाते हैं क्योंकि वो
ऑब्सेस्ड होते हैं इम्प्रूवमेंट के साथ, यानी कि इम्प्रूव करते चले जाना ये उनकी नस नस में दौड़ता है। वो ये नहीं बोलते कि हम तो एक्सेप्शनल हैं, हम तो एक्सेप्शन हैं। हमारा माइंडसेट स्केप्टिकल होता है कि वो एक्सेप्शनल है, उनके साथ हो गया, ये हमारे साथ थोड़ा ना हो सकता है। तो ये ही सोच, यही बिलीफ को तोड़ने के लिए ऑथर बोल रहे हैं कि वो एक्सेप्शनल है इसलिए नहीं कि उनको बिलीव था कि वो एक्सेप्शनल है, वो एक्सेप्शनल बने क्योंकि वो ऑब्सेस्ड थे विद इम्प्रूवमेंट के साथ। खुद को इम्प्रूव करने के लिए वो जुनूनी थे, उनके अंदर जुनून था खुद को इम्प्रूव करने का। तो कोई भी स्पेशल नहीं होता, किसी के अंदर कोई मैजिक नहीं होता, सिर्फ इम्प्रूवमेंट की बात है। अगर आपके अंदर जुनून है इम्प्रूवमेंट, खुद को इम्प्रूव करने का, तो आप भी एक्सेप्शनल बन पाओगे, आप भी एक्सेप्शनल बन जाओगे अगर आप खुद को इम्प्रूव करते चले जाओ, बेटर करते चले जाओ, खुद को तराशते चले जाओ। हीरे को तराशा जाता है, सोने को आग से निकाला जाता है ताकि उसमें से कचरा जल जाए और जो प्योर गोल्ड है वो बचा रह जाए, 24 कैरेट्स। तो इसी तरह से ही हमको ऑब्सेस्ड होना पड़ेगा इम्प्रूवमेंट के साथ, तो तब जाके हम एक्सेप्शनल बन पाएंगे, कुछ एक्सेप्शनल कर पाएंगे। अगली लाइन ऑथर उसी के ऊपर बोलते हैं कि एनी इम्प्रूवमेंट इज़ अंडरपिन्ड बाय थाउजेंड्स ऑफ टाइनी फेलियर्स। यानी कि वही फेलियर की इम्पोर्टेंस क्या थी कि कोई भी इम्प्रूवमेंट बहुत ही छोटे छोटे फेलियर्स को, यानी कि बहुत हज़ारों फेलियर्स, छोटे छोटे फेलियर्स को पार करने के बाद हो पाती है। किसी भी काम में हम बोलते हैं कि यार वो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, वो तो एक्सेप्शनल है, तो उसने हज़ारों छोटे छोटे फेलियर्स को पार किया है, उन फेलियर्स को पार करके खुद को इम्प्रूव किया है, अपनी इम्प्रूवमेंट को बढ़ाया है, जिस वजह से वो एक्सेप्शनल है। तो ये चीज़ है कि इम्प्रूवमेंट तभी इम्प्रूव होगी जब आप फेलियर्स को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, उन फेलियर्स को करने के लिए तैयार हो। पहली बात, एक्सेप्ट तो बाद में करोगे, सीखोगे तो बाद में, लोगों की तो फटती है फेल होने में। तो मोमेंट यू स्टार्ट फेलिंग इन समथिंग, देन यू बिकम एन एक्सेप्शनल इफ़ यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस टाइप ऑफ फेलियर्स। आगे बोलते हैं वी मस्ट रिजेक्ट थिंग्स और अदरवाइज वी स्टैंड फॉर नथिंग। यानी कि हमको चीज़ों को रिजेक्ट करना सीखना होगा, वरना हम कुछ भी नहीं हो पाएंगे बेसिकली। अब जैसे कि मार्क मैनसन है, तो वो ऑथर हैं, सेल्फ हेल्प ऑथर हैं। वो बोले जी कि मैं तो सब ऑथर बनूंगा, मैं हिस्टोरिकल ऑथर बनूंगा, मैं ये भी बन जाऊंगा, मैं वो भी बन जाऊंगा। तो हर चीज़ हर इंसान नहीं बन सकता। हर एक स्पेसिफिक फील्ड में कोई ना कोई पर्सन होता है, चाहे वो बिज़नेस के फील्ड में हो, चाहे इन्वेस्टमेंट के फील्ड में हो, इन्वेस्टर के फील्ड में हो। लेकिन इन्वेस्टर और बिजनेसमैन आपस में जुड़े हुए होते हैं। लेकिन इन्वेस्टर को ये नहीं बोल सकता कि मैं जा करके कोई एक्टर बन जाऊँ, मैं ये भी स्किल एक्वायर कर लूँ, मैं वो भी एक्वायर कर लूँ। कर लेगा, लेकिन एक्सपर्ट वो किसी न किसी 2-3 चीज़ में ही होगा, मास्टर वो किसी न किसी 2-3 चीज़ में ही होगा। तो ये चीज़ हमको बेसिकली समझनी है कि हमको रिजेक्ट करने की पावर को समझना होगा कि 10 आइडिया अगर हैं तो उसमें से सिर्फ 2 पे ही काम किया जाए। स्टीव जॉब्स जब एप्पल में वापस आए, जब उनको बाहर निकाल दिया था एप्पल से, तो जब एप्पल में दोबारा वापस आए तो उन्होंने देखा कि एप्पल कंपनी क्या कर रही है, 350 प्रोडक्ट्स पे काम कर रही है कि हम ये भी बनाएंगे, हम वो भी बनाएंगे, हम ऐसे भी करेंगे, वैसा भी करेंगे। तो स्टीव जॉब्स ने कहा कि क्या कर रहे हो। 350 प्रोडक्ट्स में से उन्होंने 346 प्रोडक्ट्स को शायद बाहर कर दिया और सिर्फ 6 प्रोडक्ट्स पे ही उन्होंने ध्यान दिया। तो ये होती है रिजेक्शन की पावर, जो कि स्टीव जॉब्स से भी सीखी जा सकती है, हर उस पर्सन से सीखी जा सकती है जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट है। स्टीव जॉब्स का कहना है कि लेस इज़ मोर, यानी कि जितना कम हो सके वो उतना ही ज़्यादा है। उन्होंने जो एप्पल का फ़ोन होता है, उसका जो बॉक्स होता है, उसको भी एकदम नीट एंड क्लीन रखा था पहली बार। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो बाकी के फ़ोन्स होते हैं उसमें बाहर में ये हो रहा है, वो हो रहा है, एक मैनुअल रखा है, ये वो सो इतनी सारी चीज़ें रखी हुई है। लेकिन पहली बार एप्पल ने ऐसा किया था कि अपने जो फ़ोन का बॉक्स था उसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन वाइट रखा था। और सिर्फ फ़ोन में भी अगर आप देखोगे एप्पल के, तो सिर्फ लोगो बना हुआ है, जबकि बाकी के फ़ोन्स नाम भी लिख देते हैं अपना, साइड में रहता है। लेकिन एप्पल की जो मेंटालिटी है वो स्टीव जॉब्स से आई है, क्योंकि स्टीव जॉब्स से ही आएगी बेसिकली, क्योंकि वही उसके फाउंडर हैं एप्पल के। तो उनकी जो रिजेक्शन की पावर है बहुत ही कमाल की है। लेस इज़ मोर, जितना कम हो सके वही उतना ज़्यादा है। एंड लास्ट
आज का जो पॉइंट है, रिफ्यूजिंग टू रिजेक्ट अल्टरनेटिव्स कैन गिव अस breadth of experience but not depth of experience and the latter makes us happier in the long run। ये बहुत ही कमाल का पॉइंट है उथर का कि अगर हम अल्टरनेटिव्स को रिजेक्ट नहीं करते तो हमको ज़्यादा एक्सपीरियंस तो मिल सकते हैं। कि मान लो आपने अल्टरनेटिव्स को रिजेक्ट नहीं करा, कोई 2-3 काम 4-5 काम आपने करे, कि आप एक सिंगर भी हो, आप एक गिटारिस्ट भी हो, ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, लेकिन बात कर रहा हूँ कि आप एक सिंगर भी हो, आप म्यूजिशियन भी हो और आप एक्टर भी हो, आप इन्वेस्टर भी हो, आप बिजनेसमैन भी हो, और अलग अलग फील्ड में, यानी कि अपोजिट फील्ड्स में। वैसे एक सिंगर भी हो सकता है, म्यूजिशियन भी हो सकता है, एक्टर भी हो सकता है, लेकिन ये तीनों फील्ड काफ़ी हद तक इंटरकनेक्टेड हैं। एक पर्सन इन्वेस्टर भी हो सकता है, बिजनेसमैन भी हो सकता है, ये दोनों फील्ड इंटरकनेक्टेड हैं। तो इनकी बात नहीं हो रही, ये अल्टरनेटिव्स नहीं है। बात इनकी हो रही है कि कोई बिजनेसमैन भी है, इन्वेस्टर भी है, और इसके अपोजिट क्या हो सकता है कि कोई गिटारिस्ट भी है, डांसर भी है, डॉक्टर भी है, लॉयर भी है। तो ये चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। तो ऑथर बोल रहे हैं कि अगर आप अल्टरनेटिव्स को रिजेक्ट नहीं करते हो तो आपको एक्सपीरियंस तो बहुत सारे मिल सकते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं मिल सकता जिसमें आप डेप्थ को फील कर सको, डेप्थ को एक्सपीरियंस कर सको। यानी कि आप गहराई में अगर आपको किसी चीज़ की उतरना है तो आपको बहुत सारी चीज़ों को, अल्टरनेटिव्स को रिजेक्ट करने की स्किल आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप किसी भी एक्सपीरियंस की डेप्थ में उतर पाओगे। अब जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स है, तो कोई पर्सन अगर इसकी डेप्थ में उतर जाए तो वो कमाल का एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्पीकर बन सकता है, पब्लिक स्पीकर बन सकता है। लेकिन अगर वो सोचे कि मैं तो सिंगिंग भी कर लूँ, मैं अच्छा पब्लिक स्पीकर भी बन जाऊँ, तो बन जाएगा, लेकिन वो डेप्थ नहीं मिल पाएगी उसको जो उस पर्सन को मिलेगी जो अल्टरनेटिव्स को रिजेक्ट करने की एबिलिटी रखता हो। तो उसको ज़्यादा डेप्थ मिलेगी जो अल्टरनेटिव्स को रिजेक्ट करने की एबिलिटी रखता हो। तो आई होप आज का डिस्कशन वीडियो आपको पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।